प्रिय छात्रों, कल आपने पढ़ा आय और व्यय। आय क्या है, व्यय क्या है, आय के प्रकार, व्यय के प्रकार, व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। कल आपने इन तथ्यों के अंतर्गत अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे बचत का अर्थ। आज के युग में गृह संचालन एक जटिल समस्या है। इस समस्या की पूर्ति धन से संपन्न होती है, यानी धन से होती है। ये समस्याएं धन से पूरी हो जाती हैं। परिवार की आय एक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु फिर भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसका स्तर रखने हेतु या आकस्मिक संकट आने पर अनायास ही धन की आवश्यकता पड़ जा सकती है। इसलिए बजट में बचत का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, बचत का अर्थ ये है कि हम अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या भविष्य के लिए, भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए या मकान, विवाह आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके लिए हमें काफ़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है, और इसलिए हम छोटी छोटी बचत को किसी एक स्थान पर एकत्र करके उसे बड़ा रूप देते हैं और फिर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। बचत, आय और व्यय का अंतर। कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है वो बचत कहलाती है। उसे ही बचत कहा जाता है। वर्गीय के अनुसार भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से कमाया गया धन, जब भविष्य के खर्च करने के उद्देश्य से बचाया गया धन ही बचत कहलाती है। बचत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो धनराशि शेष बचती है उसे हम बचत कहते हैं। बचत के प्रकार। बचत भी दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार से आय दो प्रकार से होती है, व्यय दो प्रकार की होती है, इस प्रकार से बचत भी दो प्रकार की ही होती है। एक होती है ऐच्छिक बचत और एक होती है अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत ये होती है व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचाता है। इस प्रकार की बचत ऐच्छिक बचत कहलाती है, क्योंकि ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर होती है। हम अपने कमाए हुए धन में से कुछ बचाएं तो बचाते हैं, अगर तो वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम उसे बचाते हैं अथवा नहीं। ये हमारी ऐच्छिक बचत कहलाती है। अनिवार्य बचत होती है। ये बचत अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कराई जाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से सरकार उनके वेतन से कटौती करके उस बचत में से ही उसके वेतन से कटौती करके कराई जाती है। इसे अनिवार्य बचत कहते हैं, जो उन्हें बाद में फंड के रूप में प्रदान की जाती है। और ये राशि जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटौती होती है, इससे सरकार को भी लाभ होता है। बचत का अनिवार्य बचत, पीएफ वगैरह अनिवार्य बचत के अंतर्गत आते हैं। बचत का महत्व। बचत का क्या महत्व? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति धन से करता है। भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी वो कुछ न कुछ अवश्य बचाता है। जो आकस्मिक कार्य हेतु व्यय होती है उसे अवश्य बचा कर रखता है। जो आकस्मिक कार्यों में आवश्यक कार्यों पर खर्चा किया जाता है। संकट आदि आने पर वो उस बचत में से ही व्यय करता है।
बचत का महत्व निम्नलिखित कार्यों में समझ में आता है। निम्नलिखित कार्यों के लिए होता है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। लोग बचत किस उद्देश्य से करते हैं? जिन लोगों पर पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का भार होता है उन्हें बचत करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बच्चों की उच्च शिक्षा में धन अधिक खर्च किया होता है। बच्चों के विवाह आदि पर भी धन अधिक मात्रा में खर्च होता है। मकान आदि बनाने पर, जमीन जायदाद खरीदने पर, ऐसे कार्यों में बचत ही प्रयोग में लाई जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम अपने सामाजिक स्तर, क्योंकि समाज में जिसके पास पैसा होता है उसका स्तर उच्च होता है। जिसके पास वैभव सामग्री होती है, सुख सुविधाएं होती हैं, उनका स्तर समाज में ऊंचा माना जाता है। इसलिए बचत से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। बचत के होने से जैसे अच्छे आवास का निर्माण होता है, दान आदि करते हैं, व्यवसाय को बढ़ाते हैं, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आश्रितों का भरण पोषण। अगर हमारे पास बचत पर्याप्त मात्रा में है तो हम कभी यदि गृह स्वामी किसी संकट में आ जाए, मान लीजिए उसका जो आमदनी का है रास्ता वो बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे समय में जो बचत की गई धनराशि है हम उसका भरण पोषण, आश्रितों के भरण पोषण पर उसको प्रयोग में लाते हैं। आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। अचानक आने वाले संकट से बचत की हुई धनराशि हमारे लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होती है, क्योंकि ऐसे समय में आकस्मिक आपत्तियां कभी कभी आ जाती हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हमें ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज से एक तो दुर्घटना और दूसरे कर्ज, इससे आदमी बहुत ही संकट की स्थिति में आ जाता है। सामाजिक महत्व। बचत से व्यक्ति का तो कल्याण होता ही है, साथ ही समाज का भी कल्याण होता है। बचत से पूंजी बढ़ती है और वो पूंजी देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। इससे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। इसी कारण सरकार भी राष्ट्रीय सुरक्षा का के लिए सब व्यक्तियों से जमा धन को राष्ट्रीय सुरक्षा में खर्च करती है। बचत से लाभ। बचत पर ब्याज भी मिलता है और जिससे धन में वृद्धि होती है, धन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। किसी प्रकार का संकट, कठिन बीमारी, नौकरी छूट जाना आदि धन के काम आदि के समय में बचत किया हुआ धन ही काम आता है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में। वृद्धावस्था में सुरक्षा। बचत की गई धनराशि वृद्धों के लिए बहुत सहायक होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे उसकी आमदनी हो। इसलिए वृद्धावस्था के लिए भी बचत करना आवश्यक होता है। आश्रितों की सहायता के लिए और आश्रितों के भरण पोषण के लिए भी बचत को प्रयोग में लाया जाता है। आर्थिक लाभ। बचत से उचित विनियोग से परिवार की आय में निरंतर वृद्धि होती है। जीवन स्तर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना देने में सहायक। यदि हमारे पास बचत है, थोड़ी बहुत बचत हमारी, तो एक आधार होता है, व्यक्ति के पास एक आलंबन होता है, तो बहुत आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि रहती है। क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो मनुष्य
जो है मनुष्य का आत्मविश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, आत्मनिर्भरता की कमी हो जाती है। इसलिए ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें बचत करना आवश्यक है। राष्ट्र के विकास में सहायक हमारे द्वारा की गई धनराशि जो है वो राष्ट्र के विकास के कार्यों में लगाई जाती है और जिससे विकसित राष्ट्र के नागरिक संपन्न और आनंदमय जीवन बिता सकें। राष्ट्र की अपनी संकटकालीन स्थितियों से उबरने के लिए भी राष्ट्र योजना बनाता है। देश पर किसी प्रकार के संकट की स्थिति में भी बचत का धन उपयोग में लाया जाता है तथा उस संकट से अपनी संपूर्ण जनता को उबारा जाता है। बचत के विनियोग की आवश्यकता। बचत और विनियोग में क्या अंतर है? बचत वो राशि, माना कि हमने 2 रुपये 10 रुपये यदि बचाए हैं और वो अपने गुल्लक में रखे हैं तो वो बचत है, वो बचत तो है, लेकिन बचत को जब हम विनियोग करते हैं तो हमारे बचत में वृद्धि होती है। बचत में वृद्धि होना ही विनियोग कहलाता है। अगर गुल्लक में रखे 10 रुपये ही रहेंगे, चाहे उसे हम कितने समय तक ही रखेंगे, परंतु उन 10 रुपयों को अगर हम किसी बैंक, किसी संस्था के अंदर जमा करेंगे तो उस पर ब्याज मिलता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी अवश्य होती है। यही विनियोग कहा जाता है। अपनी बचत के विनियोग की आवश्यकता। पहली बात तो अपनी बचत का धन गृहिणी घर में सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रख सकती, सदा चोरी होने का भय बना रहता है। दूसरी, घर में धन रखने से उसका न कोई लाभ होता है और न उसमें वृद्धि। इससे बैंक या डाकखाने में रखने से कुछ बचत के रूप में कुछ वृद्धि होती है। बचत की गई धनराशि में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होती है। बचत के विनियोग के साधन कौन कौन से हैं? बचत विनियोजन करने वाली संस्थाएं अनेक हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी योजनाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। दूसरा, डाकखाना, पोस्ट ऑफिस जिसे कहते हैं। तीसरा, भारतीय जीवन बीमा की बचत। चौथा, सरकारी भविष्य निधि योजना। पांचवा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। छठा, सहकारी ऋण समितियां। और साथ में कंपनी के शेयर्स या हिस्से, चिटफंड योजनाएं। बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। ये व्यावसायिक संस्थाएं जो धन के लेन देन का कार्य करती हैं, इसमें जमा धनराशि पर बहुधा ब्याज मिलता है, जिससे रुपया जमा करने के मुख्य लाभ नहीं होते हैं। नंबर 1, बचत का धन सुरक्षित रहता है। भाई, बैंकों में धन रखने से धन सुरक्षित रहता है और दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर धन को निकाला भी जा सकता है। नंबर 3, बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। इसीलिए लोग अब धन को बैंकों में जमा करना ज़्यादा सही समझते हैं। बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते। कौन कौन से जमा खाते हैं बैंकों में? पहला है चालू जमा खाता। चालू जमा खाता क्या होता है? बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक अन्य प्रकार की जमा योजना की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना है चालू खाता योजना। यह योजना सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए होती है, क्योंकि इसमें दिन में कितनी बार ही पैसा निकाला और जमा किया जाता है। इस खाते में रुपया जमा करने तथा निकालने की पूर्ण छूट होती है। कई बार रुपया निकाला और जमा किया जा सकता है। खाताधारी इस खाते में केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जा सकता है और इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। इसका कारण ये है कि बैंक इस खाते में जमा धन का कहीं विनियोग नहीं कर पाती है, इसलिए इस प्रकार का खाता खोलने वालों से बैंक द्वारा साधारण सेवा शुल्क लिया जाता है, क्योंकि व्यापारियों को अपने
ज़रा ज़रा देर काम में रुपया निकालना पड़ता है और जमा भी करना पड़ता है, तो इसके लिए ग्राहकों को सेवा शुल्क देना पड़ता है। इस पर बैंक कोई पैसा नहीं देती है, क्योंकि इस जमा धनराशि से बैंक कुछ भी विनियोग नहीं कर पाती है, इससे बैंक को कोई लाभ नहीं होता है। बचत खाता, इसमें रुपए जमा करने में केवल एक ही प्रतिबंध है, एक माह में अधिक से अधिक 2 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। इसमें माता पिता अपने बालकों के नाम भी संरक्षक के रूप में खाता खोल सकते हैं। इसमें माता पिता अपने बालकों के नाम भी संरक्षक के रूप में खाता खोल सकते हैं। इस खाते में रुपया निकालते समय कम से कम 500 रुपये खाते में अवश्य छोड़ देने चाहिए, जिससे ये खाता बंद न हो जाए। खाता खोलने पर बैंक से एक लेखा पुस्तिका मिलती है। इसमें समय समय पर जमा की गई और निकाली गई धनराशि को अंकों में लिखा जाता है। इस प्रकार जमाकर्ता को ये सदैव ज्ञात रहता है कि उसका कितना धन बचत खाते में जमा है। लेखा पुस्तक लेने पर यह ध्यान रहे कि इस खाते में जमा धन 500 रुपये से कम कभी न हो। बचत खाते में जमा धनराशि पर 3% की दर से ब्याज दिया जाता है। 3% वार्षिक ब्याज की दर से इसमें ब्याज मिलता है। चालू खाता एवं बचत खाता में अंतर। चालू खाता व्यापारियों के लिए होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि ग्राहक को सुविधा शुल्क देना पड़ता है और इसमें दिन में कई बार पैसा निकाला और जमा किया जा सकता है। इसका सरकार इसके पैसे का कहीं भी विनियोग नहीं कर पाती है। इससे भिन्न चालू खाते का मुख्यतम उद्देश्य व्यापारिक लेन देन है, सुविधा उपलब्ध कराना है। और बचत खाते में ये साधारण व्यक्ति के लिए होता है। इसमें महीने में 2 बार पैसा कम से कम 2 बार पैसा निकाला और डाला जा सकता है। निकाला जा सकता है, डालने को तो कई बार डाला जा सकता है, लेकिन 2 बार तक पैसा महीने में निकाला जा सकता है। इस पैसे पर बैंक 3% की दर से वार्षिक ब्याज भी देती है और इसमें धन भी सुरक्षित रहता है और वार्षिक इसमें ब्याज का लाभ भी मिलता है। फिर तीसरा है निश्चित अवधि का जमा खाता। इस खाते में धन एक निश्चित अवधि तक 3, 4, 5 वर्ष या इससे भी अधिक के लिए जमा किया जाता है। इसमें ब्याज की दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है और ब्याज की दर रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय भी होती है। इस खाते का धन प्रायः निश्चित अवधि समाप्त होने पर वापस ले लिया जाता है। आवश्यकता हो तो समयावधि समाप्त होने से पहले भी नियमानुसार ब्याज में कुछ कटौती कराकर जमा किया हुआ धन मिल सकता है। यदि ऋण लेना हो तो वो भी जमा की गई धनराशि का अधिकतम 90% धन दे ब्याज से 2% अधिक ब्याज पर मिलता है। यदि जमा किए गए धन पर ब्याज की आवश्यकता न हो तो पुनर्निवेश जमा योजना के अंतर्गत ब्याज पर ब्याज देकर अवधि समाप्त कर दी जाती है। अगली योजना जनता जमा खाता। जो व्यक्ति इस योजना से लाभ उठाना चाहता है उसे बैंक अपना ताला लगाकर एक डिब्बा देता है, जिससे रुपए पैसे डालने के लिए एक लंबा कटाव खुला होता है। इसमें जब रुपया अठन्नी से उन्नी डाल दी जाती तो वो बिना ताला खोले नहीं निकाला जा सकता। बैंक का कोई कर्मचारी प्रतिमाह आकर उसे ले जाता है और उसे उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है। इस योजना से लोगों को, विशेषकर बालकों को खर्चने से धन बचाने की आदत का निर्माण होता है। गृह बचत खाता।
इस योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्ति को बैंक का एक ताला लगा हुआ डिब्बा देता है जिसमें रुपए पैसे एक बार डाला गया धन बिना ताला खोले नहीं निकल सकता। जो कोई भी कर्मचारी प्रति सप्ताह या प्रति माह का धन निकाल कर बैंक में जमा करता है। योजना बच्चों के लिए आवश्यक है। इस योजना अपने जेब खर्च से बचत करना सीखते हैं। संचयी सावधि जमा योजना, इसमें विशेषकर उन व्यक्तियों को लाभ होता है जो इकट्ठा रुपया नहीं जमा कर सकते। इसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा की जाती है। ये रुपये 5 से लेकर 500 रुपये तक की हो सकती है। निश्चित समय के समाप्त होने पर बैंक ब्याज सहित उस राशि को वापस कर देता है। जमा की गई धनराशि कुछ कम ब्याज पर ही की दर से वापस मिल जाती है। इसी प्रकार से अविरत पेंशन योजना, पुनर्नियोजित योजना, बैंक आदि इस बैंक की योजनाएं हैं और इनमें पैसा जमा करके व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रख सकता है। बैंक में बचत खाता खोलने के नियम। बैंक में खाता खोलने के लिए धारक को अपना फोटो बैंक को देना होता है तथा खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर करना है। यदि व्यक्ति निरक्षर है तो धारक के दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगाकर खाता खोला जाता है। बैंक में खाता धारक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान सुरक्षित रखा जाता है। इस समय धारक के अंगूठे के निशान का मिलान किया जाता है। अब हम इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।